हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। समझते हैं लिंकेज क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंकेज देखेंगे कि लिंकेज का मतलब क्या होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। मतलब किसी एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स का एक साथ होना, मतलब उनकी फिजिकल एसोसिएशन एक साथ होनी, या उनका फिजिकल एसोसिएशन होना किसी क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स का, उसको क्या कहा जाएगा? लिंकेज कहा जाएगा। अब समझते हैं आगे क्या है। इट इन दिस ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड और proportion of parental combination is much higher than the non parental combination। मतलब कि जब लिंकेज होगी, इन दिस ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड, मतलब जब लिंकेज होगी या किसी क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स क्या है, फिजिकल उनकी एसोसिएशन है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो उनसे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। और या क्या होगा कि प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जो प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगा। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कि या तो क्रोमोसोम के ऊपर जब दो जीन्स प्रेजेंट होंगे, उनसे उनके अंदर क्या होगा कि जब क्रॉसओवर होगा तो उनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन या तो सिर्फ उनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, या क्या होगी? प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। अब क्या है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ये किसके अंदर? लिंकेज के अंदर। किसके अंदर? लिंकेज के अंदर डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन्स। मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लिंकेज के अंदर सेम, वो जो है किसके लिए? जीन्स के लिए जो एक सैम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, उनके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मतलब वहां पर माना जाता। मतलब एक हिसाब से आप समझ लो कि ये क्या है? एक्सेप्शन समझ लो। ठीक है। अब क्या होता है? दीज जीन्स आर कॉल्ड द लिंक्ड जीन्स। मतलब ऐसे जीन्स जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनके ऊपर लागू नहीं होता, उन जीन्स को क्या कहा जाता है? लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। अब इनकी क्या होती है? दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उनकी क्या होती है? उनके पास टेंडेंसी होती है, उनके पास पावर होती है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि आगे इसके बारे में क्या क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनना, या किस मतलब जो जनरेशन बन रही है किसकी? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, उसको क्या कहा जाएगा? रिकॉम्बिनेशन कहा जाएगा। मतलब हमने पढ़ा कि जो पेरेंटल लिंकेज से क्या होगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, और लिंकेज से क्या बनेगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। इतनी बात समझ ली हमने। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। कि किस चीज के ऊपर किया था? वो किया था ड्रोसोफिला मिलनगास्टर के ऊपर किया था। अब ये क्या है? एक फ्लाई है, मतलब एक मक्खी है जिसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलनगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर इसको चूज क्यों किया है इसने? किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। वो रीजन हम देखते हैं। ठीक है। वो रीजन क्या है कि क्यों इसने, किस वजह से ड्रोसोफिला मिलनगास्टर को इसने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया? क्यों चूज किया? दे कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब। मतलब वो आसानी से लैब के अंदर एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम के ऊपर वो उसको क्या कर सकता था? एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम बना के उसको ग्रो कर सकता था। शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 वीक्स नियरली। मतलब क्या होता है इसका? शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक ये जिंदा रह सकती है। उसके बाद क्या था? सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। मतलब क्या होता था कि एक मेटिंग पे ये काफी सारे क्या कर सकते थे? आगे यंग वंस अपने पैदा कर सकती थी। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स। अब क्या हो सकता था? इनके अंदर
क्लियर डिफरेंशिएशन मतलब जो मेल होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, और फीमेल जो होगी वो कैसी होगी, लार्ज होगी। क्लियर डिफरेंशिएशन हमें पता चल जाता था कि कौन सी मेल फ्लाई है, कौन सी फीमेल फ्लाई है। इट कैन बी सीन इन लो पावर इन अ माइक्रोस्कोप। अब क्या हो सकता था, इसको लो पावर माइक्रोस्कोप के ऊपर भी इसकी स्टडी कर सकता था, इसलिए इसने इसको चूज किया। नेक्स्ट क्या था, दीज आर स्मॉल, लेस वेट एंड अवेलेबल इजिली इन द सराउंडिंग। अब कैसी थी वो, छोटी थी, लेस वेट था, उसका वेट कम था, और अवेलेबल कहां थे, इजिली अवेलेबल, मतलब सराउंडिंग में इजिली अवेलेबल थी, इसलिए उसने इसको चूज किया। अब इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज जो है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये चीज क्या है, ये क्यों लिखा मैंने, ठीक है। He performed several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked. मतलब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चीज देखा उसने, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के अंदर। क्या चीज स्टडी करने के लिए, कि जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, के मतलब कौन से जीन्स कैसे जीन्स जो हैं वो कैसे लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, एक क्रोमोसोम के ऊपर कैसे जीन्स लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज इसने स्टडी की। और कैसे की, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस करके स्टडी की। अब उसने क्या किया, उसके अंदर 3 जीन्स जो थे प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, दो उसने क्या किया, 3 जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम जो थे उनको स्टडी किया, ठीक है। अब करेक्टर क्या थे, कि मतलब कि एक उसने फ्लाई ली डोमिनेंट, और एक फ्लाई ली कैसी, रिसेसिव। एक फ्लाई कैसी ली, डोमिनेंट, एक ली रिसेसिव। जो डोमिनेंट थी उसका बॉडी कलर कैसा था, ब्राउन, और जो रिसेसिव थी उसका बॉडी कलर कैसा था, येलो। डोमिनेंट जो थी उसका आई कलर रेड, और रिसेसिव का आई कलर व्हाइट। विंग शेप जो डोमिनेंट था उसका कैसा था, नॉर्मल, और रिसेसिव का कैसा था, मिनिएचर था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन टू जीन्स सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसने क्या ऑब्जर्व किया, कि जब 2 जीन्स क्या होते हैं किसी एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते, किसी एक सेम क्रोमोसोम पे, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब 2 जीन्स पाए जाते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन द कॉम्बिनेशन वाज हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप्स। मतलब कि जब क्या होगा, कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब 2 जीन्स पाए जाते हैं तो क्या होगा, जब उनका क्रॉसओवर होगा तो उसका मतलब कि वो क्या बनेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन, उनके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा किसका, पेरेंटल जीन का, वो क्या होगा, वो नॉन पेरेंटल जीन से, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा, नॉन पेरेंटल टाइप से पेरेंटल जीन्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। उसको, उसी को उसने क्या नाम दे दिया, लिंकेज नाम दे दिया। लेटर ही आल्सो ऑब्जर्व दैट 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। बाद में उसने क्या ऑब्जर्व किया, कि उसने ये भी ऑब्जर्व किया क्या, कि 2 जीन्स जो हैं प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मे आर मे नॉट शो लिंकेज, कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी हैं जिनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर रहे, लिंकेज शो नहीं कर रहे। अब यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, एक मैंने क्या बनाया, क्रोमोसोम, एक मैंने क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। इसके ऊपर क्या बोल रहा हूं, कि अगर एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, मतलब मान लो कि एक ए जीन और बी जीन, ये दोनों जीन क्या है, आपस में क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे, और क्या है, एक जगह पे बैठे हुए, एक जगह पे बैठे हुए, दोनों क्या है, आपस में आसपास है, दोनों क्या है, आसपास है। और एक क्रोमोसोम मैं बनाता हूं ऐसा, जिसके ऊपर क्या है, दो जीन्स है, एक जीन यहां पर बैठा हुआ है, एक जीन यहां पर बैठा हुआ, एक जीन ए और जीन बी। अब क्या चीज है, कि जब क्या होगा, कि ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर लिंकेज प्रेजेंट है, जिनके अंदर लिंकेज प्रेजेंट है, दोनों क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे, दोनों आस पास है, दोनों पास पास में, दोनों के अंदर लिंकेज प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन जिनके अंदर लिंकेज नहीं है, जिनके अंदर लिंकेज नहीं है, तो वो क्या बनाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। वो क्या बनाएंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कि हमारे पास जो लिंकेज है उसकी कुछ टाइप्स भी हैं। एक पहली टाइप क्या है, टाइटली लिंक्ड जीन्स, कि मतलब ऐसे जीन्स, मतलब वही चीज जो अभी मैंने आपको समझाई है, वो उसी चीज को अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि ऐसे जीन्स
जो क्या है एक ही क्रोमोसोम पे टाइटली प्रेजेंट है, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है। जीन्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम वेरी लेस। मतलब क्या होगा कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर का चांस जो होगा वो बहुत कम होगा। मतलब मान लो कि हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम, जैसे मैं यहां पर समझाता हूं ऐसे कि हमारे पास क्या है, दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम है, एक मान लो कि एक क्रोमोसोम है हमारे पास, एक एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम, अब इसके अंदर एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये क्या है, दोनों क्या है टाइटली लिंक्ड है, और एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर मान लो कि हमारे पास ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर जो जीन्स हैं वो क्या है टाइटली लिंक्ड नहीं है। मतलब मान लो कि एक स्ट्रैंड पे एक जीन है, दूसरे स्ट्रैंड पे दूसरा जीन है, एक स्टैंड पे एक जीन है, दूसरे स्टैंड पे दूसरा जीन है। अब ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा है कि जीन्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम वेरी लेस। अब क्या होगा कि जब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी तो इनके अंदर मतलब इनकी क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बिल्कुल कम होगा, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बिल्कुल कम होगा। जैसे मान लो कि यहां पर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इसके ऊपर कैपिटल ए और कैपिटल बी है, इसके ऊपर स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अब इसके अंदर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब इनके पेरेंटल टाइप बनेगा, इनका पेरेंटल टाइप बनेगा, मतलब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होना क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बिल्कुल कम है। मतलब ये ऐसा नहीं बन सकता कि कैपिटल ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी, मतलब अगर लिंकेज है इनके अंदर तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। इसी वजह से क्या होगा, ड्यू टू इट्स प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल टाइप वेरी हायर देन रिकॉम्बिनेशन टाइप। अब उनके अंदर क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल टाइप, मतलब जो पेरेंटल टाइप बनेगा उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, किससे, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हायर इज टाइटली लिंक्ड जीन्स। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होती है कि लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हायर इन टाइटली लिंक्ड जीन्स, मतलब जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगे उनके अंदर स्ट्रेंथ जो होगी लिंकेज की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लूजली लिंक्ड जीन्स। अब लूजली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जीन्स प्रेजेंट सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, अपार्ट हैं, दूर दूर प्रेजेंट है, क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है। उससे क्या होगा कि चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हायर ड्यू टू इट शोड अ हायर रिकॉम्बिनेशन टाइप। अब क्या होगा कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं और वो क्या करेगा, हायर रिकॉम्बिनेशन टाइप शो करेगा देन लिंकेज लिंक्ड जीन्स, देन लिंक्ड जीन्स विच इज टाइट, मतलब टाइटली लिंक्ड जीन्स से ज्यादा वो क्या करेगा, लूजली लिंक्ड जीन्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन की जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे, उनके अंदर ज्यादा हायर रिकॉम्बिनेशन वो शो करेगा और क्रॉसिंग ओवर के भी चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यही चीज यहां पे लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज लोअर इज लूजली लिंक्ड जीन्स। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होगी, मतलब जो स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की वो क्या होगी, कम होगी, किसके अंदर, लूजली लिंक्ड जीन्स के अंदर। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, लिंकेज मींस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द नॉन एलिलिक जीन्स एंड टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर। मतलब कि लिंकेज मींस फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकली पाए जाना किसके ऊपर, ऑन द नॉन एलिलिक जीन ऑफ द नॉन एलिलिक जीन, मतलब नॉन एलिलिक जीन एंड टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर। मतलब क्या है, लिंकेज मींस, लिंकेज का मतलब क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द नॉन एलिलिक जीन, कि नॉन एलिलिक जीन जो हैं उनकी फिजिकल एसोसिएशन एंड टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, और जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली, मतलब लाइन बिल्कुल आसपास, और जैसे मान लो कि एक जीन है, बी जीन, सी जीन,
अब क्या होता है उनके अंदर, लिंकेज जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, लिंकेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। अब लिंकेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कर सकती है डिस्ट्रीब्यूट बाय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लिंकेज, ठीक है। अब यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अब लिंकेज जो है वो कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, और रिकॉम्बिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लिंकेज के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, जीन मैपिंग। अब जीन मैपिंग समझते हैं। जीन मैपिंग समझ लो यही है कि किसी चीज का मैप बनाना, किसी चीज को ड्रा करना, ठीक है, वो चीज समझते हैं। अल्फ्रेड स्टोर्टिवेंट use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and map their position on the chromosome। मतलब इसने क्या किया, इसने एक यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को यूज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स, बिटवीन जीन पेयर मतलब एक जीन के बीच में और दूसरे जीन के बीच में क्या किया इसने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को क्या किया, यूज किया ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट थे, एज द मेजर ऑफ डिस्टेंस, और उसने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर किया बिटवीन जीन्स, जो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है उसको मेजर किया, एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, और मैप किया क्या कि क्रोमोसोम के ऊपर कहां पर जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 मैप यूनिट के बराबर, और 1 मैप यूनिट मतलब 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, 3 जीन्स हैं ए बी सी, 3 जीन्स हैं, ए और ए से लेके बी जीन्स तक कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, 10%, बी से सी जीन तक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 35%, ए से सी टोटल जो है, ए से सी तक टोटल रिकॉम्बिनेंट जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25%, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या था, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ऊपर उसका एक एंड है क्या, एक एंड पे बी जीन है, दूसरे एंड पे क्या है, सी जीन है। अब ए और बी और सी जीन का टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, 35 सेंटीमॉर्गन। मतलब मैंने वही समझाया था कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होती है, 1 मैप यूनिट के बराबर, मतलब 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर होती है। अब अरेंज जब उनको करेंगे तो हमें भी ये पता चलेगा कि इनका डिस्टेंस कितना है, क्रोमोसोम के ऊपर कहां कितनी दूरी पे ये पाए जाते हैं, ये जीन कितनी दूरी पे पाया जा रहा है, ये कितनी दूरी पे पाया जाए, इस जीन से ये वाला जीन जो है ये कितनी दूरी पर है। अगर इनके दरमियान अरेंज द अदर, मतलब अब क्या होगा, पहले क्या हमने क्या करना, लार्जेस्ट चूज करना है, हमने देखना है कि जो हमारे पास लार्जेस्ट क्या करना, एक जीन के एक क्रोमोसोम का पार्ट लेना, उसके अंदर जीन देखना, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास बी जीन था, दूसरी तरफ सी जीन था। अब उनको क्या करना, अरेंज करना, दूसरे के साथ क्या करना, अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल बी से ए जीन तक कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमॉर्गन, और ए से सी जीन तक कितना है, 25 सेंटीमॉर्गन, और टोटल कितना है बी से सी तक कितना, 35 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ starting point in sequencing of the whole genome। अब क्या होता है, क्यों ये जरूरी होता है, क्योंकि इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जब हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम, जब पूरे जीनोम की क्या करते हैं हम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत होती है, हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जीन मैपिंग करते हैं। सच एज इन दिस केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जीन मैपिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इस चीज को हम समझते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब क्या होता है, when one character is controlled by more than one gene, मतलब जब एक ही कैरेक्टर जो है काफी सारे जीन्स क्या कर रहे हूं, उसको कंट्रोल कर रहे हूं, उसको क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक यही एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन स्किन टोन, मतलब स्किन कलर का हम क्या कर लेते हैं, इंसानों की चमड़ी का कलर को ही
ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा कि एक ही कैरेक्टर काफी सारे जीन्स क्या कर रहे होंगे, उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास 3 जीन है, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं 3 जीन। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 जीन है। जैसे हमारे पास नेग्रो ब्लैक, मतलब नेग्रो ब्लैक जो कलर होगा, स्किन कलर, उस वो कैसे जीन्स है, ए बी बी सी सी, मतलब ए बी सी 3 जीन है। उसके बाद जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। उसके बाद व्हाइट जो कलर होगा स्किन का, उसको कौन से जीन जो है कोड कर रहे हैं, कौन से जीन जो कंट्रोल कर रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जब इनकी ये कैसे है पेरेंट, जब इनके F1 जनरेशन होगी, फीलियल 1 जनरेशन होगी, तो वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। मतलब कुछ जीन्स जो होंगे वो कैसे कहां से आएंगे, नेग्रो ब्लैक से आएंगे, और कुछ जीन्स जो आएंगे वो कहां से आएंगे, व्हाइट से आएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। मतलब उनका उसका कलर जो हमारे पास यंग वंस होगा, F1 जनरेशन के अंदर यंग वन जो होगा, उसका कलर कैसा होगा, ना तो पूरे का पूरा वो काला होगा, ना पूरे का पूरा व्हाइट होगा, मतलब उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर होगा। जब उसकी इनब्रीडिंग करवाई जाएगी, मतलब उसी के कलर के हिसाब, जैसा उसका कलर है वैसा ही दूसरे कलर के साथ उसकी क्या करवाई जाएगी, इनब्रीडिंग करवाई जाएगी। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन होगी उसके अंदर कैसे आएंगे, 27 जीनोटाइप आएंगे और 7 क्या आएंगे, फिनोटाइप। मतलब 7 ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखते होंगे, बिल्कुल पेरेंट की तरह उनका कलर होगा। मतलब 7 ऐसे होंगे जिनकी फिजिकली उनका कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट, मतलब ब्राउन कलर होगा। और 27 जैसे ऐसे होंगे कि उनमें से कलर तो कुछ है जो अपने पेरेंट की तरफ होगा, लेकिन उनमें से 27 ऐसे होंगे कि जिनके अंदर क्या होगा कि उन जो हमारे पास नेग्रो ब्लैक होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो उसके अंदर 27 होंगे। मतलब उनके अंदर 27 ऐसे जीन्स होंगे जो नेग्रो ब्लैक होंगे, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि सबसे ज्यादा देखो हमारे पास फिनोटाइप के अंदर कैसा आया कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कैसे, कितने हैं, 6। कितने हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6। और फिनोटाइप उनके अंदर, फिनोटाइप उनका कैसा है, मतलब नेग्रो ब्लैक हमारे पास कितने हैं, 6। और फिनोटिपिक रेशियो उसकी क्या आई, 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोमिनेंट एलील, मतलब वेरी डार्क ब्राउन कितने हैं, 5। डार्क ब्राउन कितने हैं, 4। मुलेटो कितने हैं, 3। लाइट ब्राउन कितने हैं, 2। वेरी लाइट ब्राउन कितने हैं, 1। और 0, मतलब डोमिनेंट व्हाइट कलर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल ही रिसेसिव हो गया, वो डोमिनेंट एलील है ही नहीं। उसका सिर्फ उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1, ठीक है। अब इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ईच एलील कंट्रीब्यूट इन द फिनोटाइप। अब क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर, क्या होता है, हर एक एलील जो है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, फिनोटाइप के अंदर। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। इसी वजह से हर एक एलील का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस समझते हैं, मींस फिनोटाइप इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। मतलब जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डोमिनेंट एलील के ऊपर। अगर डोमिनेंट एलील जो है वो नेग्रो ब्लैक होगा तो वो उसका फिनोटाइप भी कैसा होगा, नेग्रो ब्लैक होगा। अगर डोमिनेंट एलील व्हाइट होगा तो उसका कलर भी कैसा होगा, उसका फिनोटाइप भी कैसा होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स डू नॉट हैव डिस्टेंस अल्टरनेटिव फॉर्म, इंस्टेड दे शो अ रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स। कैरेक्टर्स डू नॉट हैव डिस्टेंस अल्टरनेटिव फॉर्म। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास डू नॉट हैव डिस्टेंस अल्टरनेटिव फॉर्म, उसके पास दूसरे को अल्टरनेटिव फॉर्म होता ही नहीं। इंस्टेड इसके बजाय दे शो अ रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स। इसी वजह से वो क्या करते हैं, उसके बजाय वो क्या करते हैं, दे शो अ रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स। इसी वजह से वो क्या करते हैं, रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स, तो पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते हैं वही चीज वो शो करते हैं, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब इन्वायरमेंट की वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि अफ्रीका के अंदर यहां से कोई, जैसे मान लो कि यहां से जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो अफ्रीका के अंदर जाके, यहां से अगर बच्चा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है तो वो जाके बचपन से ही अफ्रीका के अंदर रहने लग गया है,
तो वहां की इन्वायरमेंट के हिसाब से भी, इन्वायरमेंट की वजह से भी उसका कलर जो है वो ब्लैक हो सकता है। ठीक है, अदर अदर एग्जांपल्स जैसे समझ लो, हाइट ऑफ ह्यूमन जो हो गया, कर्नल कलर ऑफ व्हीट हो गया, ये काफी सारी अदर अदर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लियोट्रॉपी। लियोट्रॉपी समझते हैं, लियोट्रॉपी क्या होता है। ठीक है, व्हेन अ सिंगल जीन शोज मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जब क्या करता है, एक ही सिंगल जीन, मतलब सिंगल जीन शो क्या करता है, काफी सारे, मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक ही जीन काफी सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। मतलब जैसे मान लो कि ए जीन जो कोड कर रहा है वो किसको, ब्लैक कलर को कोड कर रहा था, ब्लैक कलर को कोड कर रहा था, लेकिन लियोट्रॉपी के अंदर क्या हो रहा है कि यही जीन जो है ये काफी सारे कलर को कोड कर रहा है। अब ये ब्लैक को भी कर रहा है, ये जिसको बोलते हैं ब्राउन को भी कर रहा है, ब्राउन को भी कोड कर रहा है, ये ब्लू को भी कोड कर रहा है। तो ये काफी सारे जीन, काफी सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। और ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर, या वही चीज कि या एक ही जीन क्या कर रहा है, काफी सारे करेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, लियोट्रॉपी कहेंगे। जनरली a लियोट्रॉपिक जीन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक पाथवे ड्यू टू विच डिफरेंट फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड। जनरली क्या होता है, फिनोटाइपिक लियोट्रॉपिक जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करता है किसको, मेटाबॉलिक पाथवे को ही कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइपिक फिनोटाइप्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट्स, जैसे मान लो कि हमारे पास जो मटर का प्लांट है, उसका जो मटर है, उस मटर के अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स हैं, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट्स, मतलब जो पी प्लांट के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है वो एक ही जीन क्या कर रहा है, उस पूरे जो है पी को, क्या पूरी जो पी सीड है उसी को क्या, या पी प्लांट को ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ कैरेक्टर 1 क्या है, पहला कैरेक्टर वो क्या कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज, मतलब पहला कैरेक्टर वो क्या शो कर रहा है, एक ही जीन क्या शो कर रहा है, लार्ज भी बना रहा है, मीडियम भी बना रहा है, स्मॉल भी बना रहा है। मतलब अगर स्टार्च ज्यादा होगी तो लार्ज उसका फिनोटाइप बनाएगा, थोड़ी कम होगी तो मीडियम फिनोटाइप बनाएगा, सब बिल्कुल कम होगी तो क्या बनाएगा, स्मॉल उसका फिनोटाइप बनाएगा। दूसरा कैरेक्टर क्या बना रहा है कि शेप ऑफ सीड, अब ये साथ साथ में स्टार्च को भी कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन, और सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर स्टार्च ज्यादा है तो कैसा राउंड, उसकी शेप कैसी बनेगी, राउंड बनेगी। अगर थोड़ी स्टार्च कम है तो उसकी शेप कैसी बनेगी, रिंकल्ड बनेगी। ठीक है, लियोट्रॉपी क्या होता है कि एक ही जीन काफी सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रही होती है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब इसी के साथ जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, ये एक ऐसी डिजीज होती है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन, मतलब किसी जीन की म्यूटेशन होने की वजह से उसके अंदर ये एक डिजीज बन जाती है, जिसको इट इज अ डिजीज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, क्या, जिसको कौन कोड करता है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम, जो ऐसा जीन जो क्या कोड कर रहा था कि इसको, कौन सी एंजाइम को, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को क्या कर रहा था, कोड कर रहा था, वही जीन क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, और कौन सी बीमारी बनाता है, फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी बनाता है। ठीक है, अब फिनाइल कीटोन यूरिया, अब इससे होता क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया थायरोसिन बनाता है, फिनाइल एलानिन से क्या बनता है, थायरोसिन। अब थायरोसिन जो है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन करता है, T3 एंड T4 की प्रोडक्शन करता है, बनाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाता है। ठीक है, या किसके लिए होता है, केमिकल्स, ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर भी किसी एक जीन की म्यूटेशन की वजह से भी काफी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लियोट्रॉपी, मतलब एक ही जीन काफी सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, यहां पर देखो काफी सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन मेलानिन भी कर रहा है, T3 एंड T4 भी बना रहा है, इंपॉर्टेंट केमिकल भी है किसके लिए, ब्रांड के लिए। मतलब एक ही जीन है जो क्या कर रहा है, काफी सारे, मतलब हमने फिनाइल कीटोन यूरिया की बात नहीं कर रहे, हम फिनाइल एलानिन की बात कर रहे हैं, कि जो जीन फिनाइल एलानिन की कोडिंग करता है, फिनाइल एलानिन
हाइड्रोक्सिलेज ऑक्सीलेज की कोडिंग करता है वो जीन, मतलब वो एक ही जीन काफी सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन कर रहा है मेलानिन की भी, T3 और T4 की भी बना रहा है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल भी है किसके लिए, ब्रेन के लिए। तो ये चीज क्या है, लियोट्रॉफी, इसको क्या कहा जाएगा, लियोट्रॉफी कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।